फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, है ना? यस सर। फर्टिलाइजेशन अपना हो गया है। अब आगे जो है लगभग हमारा जो है ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी खत्म में है। कुछ चीजें और हैं तो सोच रहे हैं वो भी आप लोग जान लें, है ना? जैसे फर्टिलाइजेशन की थोड़ी सी आगे की प्रोसेस अब देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब आगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है ना? थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हम देख लेते हैं। चलिए, आप लोग प्लीज सभी अपना माइक म्यूट रखें। जिनके भी माइक अनम्यूट है प्लीज वो म्यूट करें। सर एक बार वहां से म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर नहीं रहे हैं, अगर दोबारा करते हैं तो रिमूव कर दीजिए। चलिए हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं फिर, ठीक है ना? लास्ट में 5 मिनट के लिए ओपन करेंगे। आलं नाही ना, बघू शकत तुझा फोन कुठे आहे? मग त्याला पाठवलं तुम्हाला 15,000 गेलेत ना. चलिए शुरू करते हैं हम आगे की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है ना? किस तरह से स्पर्म जा रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है, ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे की प्रोसेस जो होती है ना, कुछ दिनों की प्रोसेस हम पढ़ेंगे, है ना? फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 4 दिन की प्रोसेस को अब हम पढ़ेंगे कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली होता क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगी उसे हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन ये फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, ब्लास्टुलेशन। BLASTULATION ब्लास्टुलेशन। और ब्लास्टुलेशन के बाद इसके बाद जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन देखिए दो प्रोसेस है, पहले होता है ब्लास्टुलेशन, फिर होता है गैस्ट्रुलेशन। और ब्लास्टुलेशन के पहले क्या होगा वो हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, ये पहली प्रोसेस थी, ठीक, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है उससे हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। तो ये नंबर 2nd प्रोसेस थी। और ब्लास्टुलेशन के बाद नंबर 3rd नंबर की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक, ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की यदि हम बात करें तो ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन ये कौन सी प्रोसेस है? ये फीटल डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। इन दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फीटल डेवलपमेंट। कि अब फीटल का डेवलपमेंट किस तरह से होगा? फीटल डेवलपमेंट। ठीक, तो ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन क्या हुआ? ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब फीटस का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कैसे वो डेवलप होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। तो पहले सबसे पहले ब्लास्टुलेशन की हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक है ना? तो देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, स्पर्म आएगा, ठीक है ना? स्पर्म आया, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? स्पर्म आया, ओवा से जाके क्या हो गया है? ओवा से जाके फ्यूज हो गया स्पर्म। जब स्पर्म ओवा से जाके फ्यूज हो जाएगा तो हमारे पास एक इस तरह का क्या बनेगा? एक सेल बन जाएगी। इस तरह की हमारे पास एक सेल बन जाएगी। ऑनलाइन क्लास चल ठीक रहा है, है। जिसके अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस भी होगा। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस है और ये है सेल, मतलब पहली सेल, फर्स्ट सेल हमारे पास बन गई। ठीक है ना? जिसे हम, और इसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है और ये क्या बन गई हमारे पास? पहली सेल बन गई। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की सेल है ना? मतलब क्या हुआ था? स्पर्म आया था, ओवा के साथ फ्यूज हुआ था,
तो जैसे ही ओवा के साथ फ्यूज हुआ तो हमारे पास पहली सेल बन जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक्चुअली होता क्या है, इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम जानते हैं सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम मेल के हैं और 23 जो है क्रोमोसोम वो किसके हैं? फीमेल के हैं, है ना। ये चीज हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि स्पर्म में भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स एग में होते हैं, मतलब oocytes में होते हैं। तो 23 यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स हमारे पास हो जाएंगे? 46। टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है इस सेल के अंदर? कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ 46 इसके अंदर क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। अब देखिए अब इसे हम क्या बोलेंगे? इस सेल को हम बोलने लगते हैं जाइगोट। मतलब ये हमारे पास क्या है? जाइगोटिक सेल है ना। जाइगोटिक सेल बोलते तो और ज्यादा बेटर है। तो ये कौन सी सेल आ गई हमारे पास? जाइगोटिक सेल प्रिपेयर हो गई है। इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोटिक सेल, क्योंकि यही जाइगोट को बनाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेंगे इस सेल के अंदर? हमें डिवीजन देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता है, एक सेल हमारे पास एक जाइगोटिक सेल बनी है जो कि स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से मिलकर बनी थी। लास्ट क्लास में हमने फ्यूजन देख लिया था। तो जो सेल हमारे पास बन के आई है इसे हम क्या बोल रहे हैं? जाइगोटिक सेल बोल रहे हैं। अब इस जाइगोटिक सेल के अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। मतलब डिवीजन होगा मींस कि एक सेल 1 मिनट चलिए सुनिए। अब आवाज आ रही है ना हमारी आप लोगों को? ओके चलिए चलिए, ओके ओके, मिल गया मैसेज, आवाज आ रही है ना। तो हमारे पास क्या है, एक जाइगोटिक सेल बन गई। अब इस जाइगोटिक सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है। और कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पर? माइटोसिस डिवीजन होता है। अब इस जाइगोटिक सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। जब इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा मतलब क्या हुआ? एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। अब यही सेल क्या होगी? 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। मतलब इसमें बीच में से इस तरह से क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। एक न्यूक्लियस यहाँ इस सेल का बन जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पर इस सेल का बन जाएगा, ठीक है ना। मींस हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो गए और 2 सेल हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीच में से इस तरह से क्या हुआ? एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो जब ये डिवीजन होता है, एक सेल 2 सेल के अंदर जब डिवाइड होगी, ठीक है ना, तब इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। मतलब क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? हमें ये क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? एक सेल का जो है डिवाइड होना। मींस यदि हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज एम्ब्रियोनिक जो हमारी स्टडी होती है ना, या एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, जब वहां पर कोई एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है या 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें? क्लीवेज, है ना। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई, जो कि पहले हमारे पास एक सेल थी जाइगोटिक सेल, ये 2 सेल। क्योंकि अब ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। वो लगभग पहला क्लीवेज, ये पहला क्लीवेज है ना। आगे चल के अभी और डिवीजन होंगे इसके अंदर। फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 16 सेल बनेंगी, है ना। 16 से 32 सेल बनेंगी, 32 से 64 सेल बनेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक सेल के अंदर डिवीजन देखने को हमें मिलते हैं, बिल्कुल फास्ट डिवीजन। तो पहला डिवीजन मतलब ये जाइगोटिक सेल कब बनी थी? जब फ्यूजन हुआ था। फ्यूजन होने के बाद पहला जो क्लीवेज होता है वो लगभग हमें 36 घंटे के बाद देखने को मिलता है, 26 आवर। मतलब एक सेल से दूसरी सेल
एक सेल से जब ये पहला क्लीवेज हुआ, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हुई थी, तो इसमें लगभग 36 घंटे लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद 36 घंटे बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब 36 घंटे बाद क्या होगा, एक सेल 2 में डिवाइड हो गई, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, क्लीवेज। अब क्या होता है, यही सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब 2 से ये कितनी सेल बन जाती है, 4 सेल बन जाएंगी इस तरह से, और इन चारों के अपने अपने क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 सेल बनी थी, अब यहाँ पे कितनी सेल हो जाएंगी, 4। मतलब अब इसमें कहाँ से, बीच में से यहाँ से क्या होने लगेगा, डिवीजन होने लगेगा। तो पहले एक सेल थी, फिर 2 सेल हुई, जिसे हम क्लीवेज बोल रहे हैं, ये भी क्लीवेज ही है ना। फिर 2 से कितनी सेल हो जाएंगी, 4 सेल हो जाएंगी, ठीक। अब 4 से क्या होगा, 4 से यहाँ पे फिर 8 सेल हो जाएंगी। अब 4 से कितनी सेल हो जाएंगी, यहाँ पर 8, तो इसको 8 में डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से ये 4 हो गई, और इस तरह से अब क्या होगा, इसमें 8 सेल में ये डिवाइड हो जाएंगी, और सबका अपना अपना क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। सबका अपना अपना क्या हो रहा है, न्यूक्लियस। पहले एक सेल की, बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखिए, पहले एक सेल की, जिसको हम बोल रहे थे जाइगोटिक सेल, इस जाइगोटिक सेल में क्या हुआ, पहला क्लीवेज हुआ। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन होना, है ना। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, 1 से 2 सेल हो गई, 2 से कितनी सेल हो जाएंगी, 4 सेल हो जाएंगी, 4 से कितनी सेल हो जाएंगी, 8 सेल हो जाएंगी। अब क्या होता है, 8 से कितनी होंगी, 8 का दुगना कितना होता है, 16 सेल हो जाएंगी। 8 से कितनी सेल हो जाती है, 16 सेल हो जाएंगी, यहाँ पर मतलब 16 सेल हो जाएंगी। और जब 16 सेल होंगी, तो इस तरह से गुच्छों के रूप में हमें देखने को मिलती है ना। ये 16 सेल जो होती हैं, 16 सेल की बात हम कर रहे हैं। जब ये 16 सेल बनेगी, तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग में देखने को मिलती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देता है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कितनी सेल्स दिखाई दे रही है, 16, और यहाँ पर कितनी सेल दिखाई दे रही है, 8 सेल दिखाई दे रही है। तो जब ये 16 सेल्स हो जाती हैं, तब हमें ये 16 सेल्स एक ग्रुप में, एक गुच्छों के रूप में, जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर गुच्छों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर हमें सेल कैसे दिखाई देती है, गुच्छों के रूप में, जैसे कि कई सारी सेल्स एक दूसरे के पास इस तरह से चिपकी हुई है। लगभग कितनी सेल्स होती है, 16 सेल्स होती है, ठीक। इस 16 सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मोर्यूला। अब इसे हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला। इस 16 सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मोर्यूला। मतलब मोर्यूला बन गया। जब ये 16 सेल्स बन जाती हैं, तब स्पेसिफिक नाम है ना। इस 16 सेल्स का क्या है, एक स्पेसिफिक नाम होता है, उस स्पेसिफिक नाम को हम क्या बोल रहे हैं, मोर्यूला। तो मोर्यूला अगर पूछा जाए आप लोगों से कि मोर्यूला क्या होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो मोर्यूला एक्चुअली 16 सेल्स का ग्रुप होता है। जब 16 सेल बन जाती है, तब इसको हम क्या बोलने लगते हैं, मोर्यूला बोलने लगते, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल। एक बार फिर से आप लोग सुनिए, हमने क्या बताया। हम बता रहे हैं कि जाइगोटिक सेल बनती है, सबसे पहले जाइगोटिक सेल बनेगी, है ना। और जाइगोटिक सेल कैसे बनेगी, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ तो जाइगोटिक सेल बनी। जाइगोटिक सेल में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ 36 घंटों के बाद। तो एक सेल 2 में डिवाइड हो गई, जिसे हम क्लीवेज बोल रहे हैं, मतलब सेल के डिवीजन को क्लीवेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी डिवाइड हो के, और 8 से 16 सेल बन गई। तो जब ये 16 सेल बन गई, तब हम इसका हमने नाम रख दिया, इस 16 सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, मोर्यूला भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ब्लास्टोमेयर भी बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। मोर्यूला बोल लो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर बात एक ही, मोर्यूला भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ब्लास्टोमेयर भी बोल सकते हैं कि ब्लास्टोमेयर सेल से, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अब आगे की प्रोसेस में क्या हो रहा है। अब ये तो हमारे पास 16 सेल का ग्रुप है, जो 16 सेल्स बनी है, ये 32 भी हो जाएंगी, है ना। आगे चल के कितनी हो जाएंगी, 32 हो जाएंगी। 32 से कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी, है ना। तो 16 सेल्स के ग्रुप को हमने मोर्यूला कहना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे 32 होंगी, 16 और 16 32, 32 और 32 64। तो इस तरह से ये अपना जो है बढ़ाती रहेगी, है ना। तो जब ये ग्रुपिंग बनना शुरू हो जाती है, अब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होता है।
ठीक है ना। रीअरेंजमेंट हम कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट हो रहा है और माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन मतलब सेल्स इधर से उधर जाने लगती है। अभी यहाँ पर हमें गुच्छों के रूप में ये सेल्स दिखाई दे रही है। अब इन सेल्स के अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और क्या होगा, माइग्रेशन होगा। रीअरेंजमेंट मतलब फिर से अरेंज होंगी एक सिस्टमेटिक वे में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो दूसरा इसके अंदर क्या होगा, माइग्रेशन होगा, मतलब सेल्स इधर से उधर जाएंगी। अब इधर से उधर जाएंगी मतलब कहां से कहां जाएंगी वही देखना है हमें, ठीक है ना। तो सेल्स कहां से किधर से कहां जाती है, इस प्रोसेस को, यहां तक कि मोर्यूला वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टुलेशन। समझ में आ गया क्या, ब्लास्टुलेशन। तो ये क्या था, ब्लास्टुलेशन था। अब इधर से आगे की प्रोसेस होती है गैस्ट्रुलेशन, ठीक। मतलब क्या हुआ, जाइगोटिक सेल से यदि आपसे कोई पूछे कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है, तो ब्लास्टुलेशन था, आप क्या बताएंगे कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है, जाइगोटिक सेल से मोर्यूला तक के बनने की प्रोसेस है ना। जाइगोटिक सेल से मोर्यूला तक के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टुलेशन बोल रहे हैं। और ये प्रोसेस किस तरह से हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है क्लीवेज के द्वारा। क्लीवेज के द्वारा मतलब एक सेल डिवाइड हो रही है, फिर वो सेल आगे चल के डिवाइड हो रही है, फिर वो सेल्स आगे चल के डिवाइड हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज का मतलब ही होता है जो है डिवीजन। क्लीवेज मतलब डिवाइड होना। तो जाइगोटिक सेल से क्लीवेज के द्वारा मोर्यूला तक के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की प्रोसेस, मोर्यूला तक की प्रोसेस हो जाती है हमारी ब्लास्टुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है ना। हमारी थर्ड प्रोसेस कौन सी थी, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, गैस्ट्रुलेशन, आगे बढ़े, इतनी प्रोसेस समझ में आई होगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। देखिए हमारे पास क्या तैयार हो गया, हमारे पास ये मोर्यूला तैयार हो गया है। मोर्यूला के अंदर कितनी सेल्स थी, 16 सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ये क्या है, मोर्यूला है, और इन सब के अंदर क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारे पास मोर्यूला। ये क्या था, मोर्यूला। मोर्यूला क्या था, 16 सेल ग्रुप। 16 सेल्स का जो ग्रुप था, 16 सेल्स का ग्रुप था, इसको हम क्या बोल रहे थे, मोर्यूला बोल रहे थे, है ना। मोर्यूला तक की प्रोसेस हमारी ब्लास्टुलेशन वाली प्रोसेस थी। अब हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रुलेशन, क्योंकि इसके बाद आगे जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में अभी हमने बताया, इसके आगे क्या होगा, ये जो सेल्स हमारे पास बनी हुई है इनके अंदर माइग्रेशन होगा, मतलब सेल्स इधर से उधर जाएंगी, और इनके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये प्रॉपर तरीके से अरेंज होंगी, बिल्कुल एक स्वचालित रूप से हम बोल सकते हैं कि या प्रॉपर रूप से इनके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऑटोमेटिकली ये क्या होने लगती है, अरेंज होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। अरेंजमेंट होना या फिर क्या होना, इसके अंदर माइग्रेशन होना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन बोल रहे हैं। और गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, एक चीज और होती है, एक तो इसमें माइग्रेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, और यहाँ पर 3 लेयर बनती है। इन लेयर का नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स भी यहाँ पर बनेंगी, और इन तीनों लेयर से ये ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। तो इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो चलिए अब आगे देखें किस तरह से ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए क्या होगा, ये जो सेल्स हमें दिख रही है, ये जो सेल्स दिख रही है, ये सेल्स क्या होती है, इसमें से कुछ सेल्स ये तो बाहर आउटर साइड में क्या हो जाती है, इसके आउटर साइड में आके जो है अरेंज हो जाएंगी। ठीक, किस तरह से अरेंज हो जाएंगी देख लेते हैं। तो बेटा पीने इसके आगे की प्रोसेस अब क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास सेल है, और इसके जो आउटर बॉर्डर है,
आउटर बॉर्डर, सेल की जो आउटर बॉर्डर है इस तरह से यहाँ पर आके सेल्स क्या होने लगती है, अरेंज होने लगती है, मतलब इसके आउटर बॉर्डर को बनाने लगती है। ठीक है ना, क्या हुआ, ये जो सेल्स थी किस तरह से माइग्रेट कर रही हैं, माइग्रेट भी कर रही है और अरेंज भी हो रही है। इसके आउटर बॉर्डर में आके यही सेल्स, ये पूरी की पूरी सेल्स आउटर बॉर्डर में आके क्या होने लगेंगी, अरेंज होने लगेंगी। मतलब कुछ सेल्स यहाँ पर आके अरेंज हो जाएंगी। ये इन सेल्स का नाम चेंज हो जाता है, इन सेल्स को हम बोलने लगते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, मतलब ट्रोफोब्लास्ट। पहले ये सेल्स थी जिसको हम मोरुला बोल रहे थे, मोरुला की सेल्स आउटर बॉर्डर में आके अरेंज होने लगेंगी। अब इन सेल्स का नाम क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट। देन आगे से कुछ सेल्स क्या होती हैं, कुछ सेल्स जो है इसके साइड में आके भी अरेंज होने लगती है। कुछ सेल्स क्या होंगी, इस तरह से एक साइड में आके अरेंज होंगी। यहाँ पर पूरा खाली स्पेस होगा। अभी क्या था, पूरे के पूरे पार्ट में सेल्स थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ सेल्स ने क्या करा, इस तरह से आउटर कवरिंग बना दी। कुछ सेल्स आके थोड़े से पार्ट में आके इतने पार्ट में आके क्या हो गई, अरेंज हो गई, इतने पार्ट में आके अरेंज हो गई। तो ये पूरा क्या है, एम्प्टी स्पेस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर पूरा एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है तो मतलब क्या होगा, एक केविटी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, वैसे केविटी। यहाँ पर एक क्या बन जाएगी, केविटी बन जाएगी। केविटी मतलब एम्प्टी। कुछ सेल्स यहाँ पे आके एक साइड में आके अरेंज हो गई और कुछ सेल्स जो है बाहर इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। ये जो वाली जो सेल्स है जो बाहर अरेंज हुई थी इसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रोपोप्लास्ट बोल रहे थे। तो ये जो दूसरे साइड की जो सेल्स है जो कि साइड में इस तरह से अरेंज हुई है, इन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल, ये थी हमारी कौन सी, इनर सेल मास। जो बाहर अरेंज हुई है उनको हम बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट। जो इस साइड से अंदर की ओर अरेंज हुई है उसे हम बोल रहे हैं इनर सेल मास। बीच में क्या बन गया, एक खाली स्पेस बन गया। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, केविटी है ये। ठीक है ना, ठीक। अब आगे बढ़े, इस केविटी का नाम है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील केविटी। इस केविटी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील केविटी। या आप लोगों को ब्लास्टोसील याद ना हो तो केविटी से भी याद रखें। केविटी को जैसे बोला जाता है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील केविटी। मतलब यहाँ पे बीच में एक केविटी बन गई है जिसको हम ब्लास्टोसील केविटी बोल रहे हैं। बाहर क्या बन गया है, ट्रोपोप्लास्ट बन गया है। यहाँ पर इनर सेल हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए आगे और अरेंजमेंट होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, तो वो भी देखते हैं आगे। देखिए अब क्या होगा, बाहर की जो सेल्स है जिसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, तो ट्रोपोब्लास्ट तो एज इट इज रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो अंदर की जो सेल्स हमें दिख रही है, कौन सी, इनर सेल मास, अंदर वाली सेल्स जो साइड में इस तरह से जमा हुई थी, इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास। इनर सेल मास में फिर चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम आगे वाले डायग्राम में देखेंगे। अब देखिए ये जो इनर सेल मास है ये फिर से अपने आप में चेंजेस लेके आएगी। बाहर की जो सेल्स रहेगी वो तो एग्जैक्ट रहेंगी। बाहर की सेल्स मतलब ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट क्या रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी। इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ट्रोपोब्लास्ट में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। ये कौन सी सेल थी, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन जो इनर सेल है, ये जो सेल्स हैं फिर से रीअरेंज होने लगती हैं। फिर से क्या होगा, इनके अंदर फिर से अरेंजमेंट होगा। किस तरह से अरेंजमेंट होगा, ये सेंटर में आके दो लाइनों में अरेंज हो जाती है। किस तरह से, ये वाली जो सेल्स है ना, कौन सी सेल, खुला होता ये डाल तो वाली पता सेल पड़ा। सेंटर में आएंगी। तो सेंटर में आके इस तरह से दो रो में अरेंज हो जाती है। एक रो ऊपर की ओर बन जाएगी, एक रो नीचे की ओर बन जाएगी। ठीक है ना, दो रो में इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। ये जो ऊपर ये वाली जो सेल्स थी, अब ये क्या होंगी, मतलब इनर सेल मास क्या होंगी, इस तरह से दो रो बना लेंगी। ठीक है ना, इससे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक डिस्क। इस रो को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक डिस्क। इस
इस रो को हम क्या बोलेंगे, ये जो रो है इस रो को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक डिस्क। याद रखिएगा, एमनियोटिक डिस्क, एमनियोटिक डिस्क। इस रो को क्या बोलेंगे अब हम, एमनियोटिक डिस्क। और ये एमनियोटिक डिस्क कैसे बनी, ये जो इनर सेल मास थी, इनर सेल मास आके क्या करेंगे, इस तरह से दो रो में अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो रो दिख रही है, एक ऊपर की ओर रो दिख रही है और एक नीचे की ओर रो दिख रही है, ठीक है ना। जो ऊपर वाली जो रो है, अब इन सेल्स का नाम भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर है और ऊपर के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इपी। इपी मतलब ऊपर। तो ऊपर वाली सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाली सेल है, इसे हम बोलेंगे, चाहे तो हम इसको अलग अलग कलर से बना देते हैं। ऊपर वाली सेल को हम बोलेंगे एपिब्लास्ट, ऊपर वाली को हम क्या बोल रहे हैं, एपिब्लास्ट। ऊपर वाली रो है, ये कौन सी सेल्स हो गई, एपिब्लास्ट हो गई। और नीचे वाली हम अलग कलर से बना देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। नीचे वाली हम रेड कलर से बना देते हैं, नीचे वाली है रेड कलर से बना दिया, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पे क्या हुई थी, दो रो में अरेंज हो गई थी। ऊपर वाली थी एपिब्लास्ट और नीचे वाली थी हाइपोब्लास्ट। हाइपो मतलब नीचे, हाइपो वर्ड हम नीचे के लिए यूज करते हैं। तो नीचे वाले जो सेल्स हैं इसे हम बोल रहे हैं हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाले जो सेल्स हैं इसे हम बोल रहे हैं एपिब्लास्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या होता है, ये जो ऊपर वाली सेल्स है और जो नीचे वाली सेल्स है, इनके अंदर फर्दर क्या होता है, फिर से इनकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो क्वांटिटी बढ़ के ऊपर वाली सेल्स यहाँ पर इस तरह से ऊपर क्वांटिटी बढ़ाएगी अपनी, वो बीच में एक कैविटी बना देगी, ठीक है ना। इस तरह से क्या करेगी, अपनी क्वांटिटी बना देगी। तो बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बीच में एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक बीच में कैविटी बन जाएगी, खाली स्पेस रहेगा। ऊपर की ओर यहाँ पर पूरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या बढ़ रही है, एक कैविटी बन रही है। ऐसे ही जो नीचे वाली सेल्स है जिसको हम हाइपोब्लास्ट बोल रहे हैं, ये हाइपोब्लास्ट क्या करेगी, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगी और इसी तरह से कैविटी बनाएगी, ठीक है ना। इस तरह से क्या करेगी, अपनी एक कैविटी बनाएगी। तो दो कैविटी बन गई, एक कैविटी बनाई एपिब्लास्ट ने और एक कैविटी बनाई हाइपोब्लास्ट ने, है ना। एक कैविटी ये बनी है ऊपर की ओर और एक कैविटी ये नीचे की ओर बनी है। इन दोनों कैविटी के नाम होते हैं, ऊपर वाली जो कैविटी है उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये वाली जो कैविटी है ऊपर वाली, ऊपर वाली कैविटी का क्या नाम है, एमनियोटिक, एमनियोटिक कैविटी। ऊपर वाली कैविटी कौन सी बनी, एमनियोटिक कैविटी। और जो नीचे वाली जो कैविटी बनी है, ये वाली जो कैविटी बनी है, इसे हम बोलते हैं यॉर्क कैविटी या यॉर्क सेल, यॉर्क कैविटी, ठीक है ना। यॉर्क कैविटी, नीचे वाली कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, यॉर्क कैविटी, जो कि किसने बनाई थी, हाइपोब्लास्ट ने बनाई थी। ऊपर वाली कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी, और ये किसने बनाई थी, एपिब्लास्ट ने बनाई थी। तो दो कैविटी यहाँ पर हमारे पास रेडी हो जाती है, जो कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल बनाती है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। यॉर्क कैविटी की यदि हम बात करें तो यॉर्क कैविटी का ह्यूमन बीइंग में कोई ज्यादा इतना रोल नहीं है। यॉर्क कैविटी जो है ह्यूमन बीइंग में इसलिए रोल नहीं है ना। ये यॉर्क कैविटी का रोल कहाँ होता है, जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको न्यूट्रिशन जो है अपनी मदर से नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो मदर से जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो वहां पर यॉर्क कैविटी काम करती है, ठीक है ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल एग, है ना, मुर्गी का जो एग होता है, तो मुर्गी का एग मतलब जो अंडा होता है, अंडे के अंदर होते हैं ना, मुर्गी किसके अंदर होती है, अंडे के अंदर। तो अंडे के अंदर है मुर्गी का बच्चा, तो उसको जो है अपनी मदर से तो मिलता नहीं है न्यूट्रिशन, तो वहां पर यॉर्क कैविटी काम में आती है, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इंसानों में तो बच्चे को जो है न्यूट्रिशन अपनी मदर से मिल रहा है। तो यॉर्क कैविटी का रोल कहाँ होता है, जब न्यूट्रिशन मदर से ना मिले, है ना। जैसे कि जो भी जानवर अंडे देते हैं, तो जो जानवर अंडे देते हैं वहां पर यॉर्क कैविटी का क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन जो मेमल्स होते हैं, मतलब जो फीडिंग कराते हैं अपने बच्चे को, जिनका जो है जिनका बेबी उनके यूट्रस में होता है, वहां पर यॉर्क कैविटी का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो जो एग देते हैं, मुर्गी हुई, बतख हुए, जो पक्षी वगैरह जो होते हैं,
वहां पर यॉर्क कैविटी का इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सेल्स में डिवीजन होता है। अब हमारे पास दो कैविटी बन जाती है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हमने क्या बताया था। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, मोड्यूला के अंदर तो 16 सेल्स बनी ही, इन 16 सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ही हो रहा है। माइग्रेट कर रही है सेल्स, यहाँ से वहां जा रही है। माइग्रेट मतलब सेल्स का यहाँ से वहां जाना। तो ये इस तरह गुच्छों के रूप में थी। अब क्या होगा, इसमें माइग्रेशन देखने को हमें मिला। कुछ सेल्स बाहर की ओर इस तरह से अरेंज हो गई, कुछ सेल्स यहाँ पर साइड में इस तरह से अरेंज हो गई। बाहर वाली सेल्स को हमने ट्रोपोब्लास्ट बोला, अंदर जो यहाँ पर अरेंज हुई थी उसको हमने इनर सेल मास बोला। फिर आगे फिर से हमें अरेंजमेंट देखने को मिला, जो इनर सेल मास था वो दो रो में अरेंज हो गया। और उनके अंदर क्या होगा, इस तरह से उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई होगी, वो क्या बना दी, केविटी बना दी। ऊपर वाली केविटी को हम एमनियोटिक केविटी बोल रहे हैं, नीचे वाली केविटी को हम यॉर्क केविटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात करेंगे। अभी हमने एक चीज आप लोगों को और बताई थी कि क्या होता है, जो तीन तरह की लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब इसके बाद तीन लेयर्स बनती है। अब आगे की प्रोसेस की हम बात करें, ठीक है ना, इस तरह से जब केविटी बन जाएंगी, अब तीन लेयर की हमारी पहली, हमारे जीवन की प्राथमिक पहली फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना, लेयर। तीन लेयर से मिलकर ही हमारे पूरा ह्यूमन बॉडी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो वो तीन लेयर कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जब हम आगे देखें इस तरह से, है ना, हमारे पास दो क्या बन गई थी, कैविटी बन गई थी, दो कैविटी बन गई थी। यही वाला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो एक कैविटी हमारे पास नीचे बन गई थी इस तरह से, दो दो कैविटी बन गई थी ना। अब देखिए, ये वाली कौन सी सेल्स है, ये वाली है एपिब्लास्ट। ये वाली कौन सी सेल्स है, एपिब्लास्ट। यही वाला डायग्राम बनाया है हमने। ये वाली कौन सी सेल्स थी, ऊपर वाली एपिब्लास्ट। नीचे वाली कौन सी सेल्स थी, नीचे वाली जो सेल्स थी इसको हम बोल रहे थे हाइपोब्लास्ट। हाइपो, ऊपर वाली सेल्स थी एपिब्लास्ट, नीचे वाली सेल्स थी कौन सी, हाइपोब्लास्ट। अब क्या होता है, ये जो एपिब्लास्ट सेल्स होती है, ये आगे चल के क्या बना लेती है, एपिब्लास्ट सेल्स जो है, यहाँ पे लिख देते हैं एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट सेल्स आगे चल के क्या बना लेती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है ना। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो एपिब्लास्ट जो बनाएगी उसे हम बोलेंगे एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। तो एपिब्लास्ट सेल्स क्या बनाएगी, एपिब्लास्ट सेल्स यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी इस तरह से, यहाँ पर एक इस तरह से लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म की लेयर बन जाएगी। हाइपोब्लास्ट भी एक लेयर बनाएगी, हाइपोब्लास्ट में भी इस तरह से एक लेयर बन जाएगी। आगे इसका आगे का डेवलपमेंट में क्या होगा, हाइपोब्लास्ट भी एक लेयर बनाएगी, ठीक है। तो जो हाइपोब्लास्ट जो लेयर बनाती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट जो लेयर बनाएगी उसे हम बोलेंगे एंडोडर्म। दो लेयर हमारे पास बन गई, एक डर्म, एक और लेयर बची है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीजोडर्म। क्योंकि तीन लेयर होती है, इन तीनों लेयर से ही पूरे ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा, कभी भी कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग का निर्माण किन तीन लेयर से मिलकर बना हुआ है, तो ये तीन लेयर के नाम आपको पता रहे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और हमने उसके आगे की प्रोसेस भी देख ली कि एक्टोडर्म किससे मिलकर बनी है, एपिब्लास्टिक सेल्स जो होती है उससे मिलकर बनी है। हाइपोब्लास्ट किससे बनी है, जो सॉरी, एंडोडर्म किससे बनी है, जो हाइपोब्लास्टिक सेल्स होती है उससे मिलकर बनी है। अब एक लेयर और बची है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो अब देखिए मीजोडर्म कैसे बनेगी, ये जो बीच में है ना, एपिडर्म और ये तो हो गया हाइपोडर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीच में एक लेयर, कहाँ पर, यहाँ पर हम बना देते हैं, मान लो ये आगे का बना देते हैं,
एक लेयर ऊपर की ओर बनती है इस तरह से, एक लेयर ऊपर की ओर बनती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं एक्टोडर्म, एक लेयर यहाँ पे बीच में सॉरी नीचे की ओर बनती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं एंडोडर्म। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और इसी स्पेस में एक लेयर और डेवलप हो जाती है, एक लेयर और डेवलप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। मीजो मतलब मिडिल वाली, मीजोडर्म ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म और ये है एंडोडर्म। मतलब मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और बच जाएगी, इस लेयर को क्या बोलेंगे मीजोडर्म। इस तरह से हमारा पूरा क्या है 3 लेयर्स बन गई। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, इसके आगे गेस्टुलेशन के आगे की जो प्रोसेस होता है, इसके आगे का जो प्रोसेस होगा ये यहाँ तक गेस्टुलेशन की प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गई। गेस्टुलेशन हम कहाँ तक कहेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यहाँ पर हमारा गेस्टुलेशन खत्म हो गया, 3 लेयर्स बन गए, ठीक है ना। अब एक्टोडर्म जो लेयर होती है ये क्या बनाती है, ये हमारी स्किन को बनाएगी। एक्टोडर्म क्या करती है, हमारे स्किन को बनाती है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती है ना। तो एक्टोडर्म से हमारा स्किन बनेगा, हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। अब बात करें एंडोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, एपिथेलियल, ये सब कौन बनाएगा एंडोडर्म। मीजोडर्म क्या बनाता है, मीजोडर्म को जब हम देखते हैं तो इससे अब जो भी बचा हुआ पार्ट है जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हुआ ना, हमारे टिश्यूज जो हुए, तो स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन, बोन का निर्माण कौन कर रहा है मीजोडर्म। एंडोडर्म किसका निर्माण कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी वगैरह हुआ, इन सब का निर्माण कौन करता है एंडोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन, स्किन और नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है एक्टोडर्म। तो इस तरह से तीनों लेयर मिलकर ये पूरे ह्यूमन बीइंग का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं गेस्ट्रुलेशन। याद रखना गेस्ट्रुलेशन यहाँ तक 3 लेयर्स तक। इसके बाद की आगे की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल ऑर्गन, डेवलपमेंटल ऑर्गन्स। अब इसके बाद क्या प्रोसेस हो जाएगी डेवलपमेंटल ऑर्गन्स। मतलब अब ऑर्गन्स या डेवलपमेंटल जो है फिजियोलॉजी एनआरटी किस तरह से करेगी, मतलब अब जो है 9th मंथ तक किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो इसकी आगे की प्रोसेस रहेगी। तो आप लोगों को समझ में आ चलिए समझ में आया आप लोगों को। यस सर। जी सर समझ में आया। चलिए सभी लोगों को समझ में आया। जी सर। सर थोड़ा इलेक्ट्रोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एक बार समझा दीजिए सर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म समझा दीजिए प्लीज। एक मिनट करके आप लोग उत्तर करिए। सर एक स्क्रीनशॉट लेते सर, स्क्रीनशॉट लेते जरा। तो की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए तो आओ हम स्क्रीनशॉट लेते हैं सर। इलेक्ट्रोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एक बार फिर समझा दीजिए सर। आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है भूपेंद्र। क्या है स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। हम बंद कर रहे हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म समझा दीजिए।